जनजातीय गौरव दिवस 2025 मनाया जा रहा है। 15 नवंबर की वो तारीख होती है जिस दिन इस दिवस को मनाया जाता है। लेकिन इस दिवस का आयोजन क्यों किया जाता है, किसके सम्मान में किया जाता है और साथ साथ इस बार का यह आयोजन क्यों महत्वपूर्ण है, इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस वीडियो में आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस शीर्षक को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिहाज से भी और भारतीय इतिहास के लिहाज से भी। पीछे यहां तस्वीर आपको दिख रही है, यह तस्वीर किसकी है आप पहचान तो गए ही होंगे। दरअसल ये भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है और 15 नवंबर के दिन ही 1875 में आपका जन्म हुआ था। तो आप ही की जो 150वीं जयंती है उसके उपलक्ष्य में इस बार का जो जनजातीय गौरव दिवस है वो विशेष हो जाता है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि 15 नवंबर की तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो इसी खबर के आलोक में हम बात करेंगे। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो इससे पूर्व हम आपको लेकर चलते हैं वर्ष 2024 से 15 नवंबर की तिथि से शुरू होकर वर्ष 2025 तक जनजातीय नायकों को उनकी संस्कृति, उनके योगदान को सहेजते हुए, उसको सम्मान देते हुए जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा था। एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में एक वर्ष मनाया जा रहा था। और साथ साथ आपको बता दें कि 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक की जो तारीख है, इस दिन जो जनजातीय गौरव पखवाड़े के रूप में भी सरकार इसको मना रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो 15 नवंबर की तारीख है उसका संबंध प्रत्यक्ष तौर पर किससे है? भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से है। और साथ साथ इनके समेत जो संपूर्ण जनजातीय नायक हैं उनके सम्मान में एक पूरे वर्ष भर हम कह सकते हैं कि इस उत्सव को मनाया जा रहा था। अब देखिए, इस बार इसीलिए विशेष है क्योंकि ये उनकी 150वीं जयंती के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऐसे में आपके परीक्षा के लिहाज से भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण होता है। भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो करते हैं कि ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत कब से हुई थी। तो देखिए, अगर जनजातीय गौरव दिवस की बात करेंगे तो वर्ष 2021 से ही ये पहली बार वर्ष 2021 में मनाया गया था। तो इसकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि वर्ष 2021 से इसको मनाने की शुरुआत हो गई थी। और वहीं पर उस समय भारत में अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता का 75 वर्ष पूरा हो रहा था और इसके उपलक्ष्य में पूरे देश में जो आजादी का अमृत महोत्सव है वो मनाया जा रहा था। और उसी के अंतर्गत आजादी के अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में ही जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सेनानियों के बलिदानों को सम्मान देते हुए, उनको मान्यता देते हुए, चाहे उसमें संथाल हो, चाहे उसमें तमाड़ हो, भील हो, खासी हो, उन सभी लोगों को सम्मानित करते हुए, विशेष तौर पर बिरसा मुंडा जी को भी सम्मानित करते हुए, क्योंकि इन्होंने सबको संगठित करके एक आवाज बने थे सबकी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनको सम्मानित करते हुए ही 2021 से जो इनकी तिथि है, जयंती की तिथि है 15 नवंबर की, उसको घोषित कर दिया गया। किस रूप में? तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। और साथ ही वर्ष 2024 था उसको जो हम कह सकते हैं कि जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में जो मनाया जा रहा है उसमें किसका योगदान है? तो जनजातीय जो कार्य मंत्रालय है उसके नेतृत्व में ही इस पूरे साल इस उत्सव को आयोजित किया गया है। अब सवाल उठता है कि वर्ष 2021 से तो इसकी शुरुआत हो गई, लेकिन जिस महानायक के जिसको भगवान की श्रेणी में रखा जाता है उसके उपलक्ष्य में, उसके बारे में भी हम कुछ तथ्यों को जानेंगे जिसकी वजह से इस तिथि का चुनाव किया गया। लेकिन साथ साथ आपको बता दें वर्ष 2025 के इस आयोजन में क्या खास होने वाला है। तो देखिए, यहां पर जनजातीय समुदाय से संबंधित वो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनसे कि उनका कल्याण हो सके, उनका यहां पर उद्घाटन किया जा रहा है, जैसा कि विशेष स्थिति पर ये किए जाने की एक परंपरा रही है। जैसे डेडियापाड़ नर्मदा जिले गुजरात में अगर देखें तो धरती आबा बिरसा मुंडा, चूंकि धरती आबा इन्हें बुलाया जाता था, धरती का पिता इन्हें बुलाया जाता था, तो इनकी 150वीं जयंती समारोह में पीएम भी हिस्सा लेंगे और यहां पर 9700 करोड़ रुपए की जो है उससे अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। पीएम जनमन और डीए जगुआ के तहत 1 लाख घरों में गृह प्रवेश का भी उद्घाटन किया जाएगा। पीएम जनमन अर्थात प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान जो है, और साथ साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम जो है उसके तहत जो 1 लाख घरों में गृह प्रवेश का भी यहां पर कार्यक्रम हो गया। 42 एकलव्य आवासीय विद्यालयों यानी EMRS जो होते हैं विद्यालय, उनका उद्घाटन हो रहा है। गुजरात के 14 आदिवासी जिलों के 250 जो
जगह पर 250 इसके लिए बसों का उद्घाटन, उसको हरी झंडी दिखाई जा रही है। 748 किलोमीटर की नई सड़कें और 14 जनजातीय बहुविपणन केंद्रों की आधारशिला, इसका भी उद्घाटन हो रहा है। 50 नए EMRS जो है, जिसकी 2320 करोड़ रुपए की लागत है, इसकी भी आधारशिला रखी जाए। कहने का मतलब कि जो जनजातीय समुदाय है उसका सम्मान रखते हुए उसके उत्थान के लिए इन तमाम प्रोजेक्ट्स को, इन योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। अब सवाल उठता है कि जिसके उपलक्ष्य में इसको हम मना रहे हैं, जनजातीय गौरव दिवस या जनजातीय गौरव वर्ष जिसको मनाया गया, उस महानायक के विषय में भी हमें कुछ जान लेना जरूरी है। अगर हम बात करें भगवान बिरसा मुंडा की बात की जाए तो 15 नवंबर 1875 को, याद रखिएगा 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? तो उस वक्त जो छोटा नागपुर का पठार है उस क्षेत्र में पड़ता था, एक गांव था, उलिहातू उसका नाम था। तो उसी उलिहातू ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और ये उलिहातू अगर वर्तमान में आप देखेंगे तो ये झारखंड में पड़ता है। अब वहां पर एक छोटे गरीब परिवार में इनका जन्म होता है और ये लोग जो है मजदूरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे अपने परिवार के साथ, यात्राओं के क्रम में इनको आदिवासी चुनौतियों का जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव होता है। और इन आदिवासी चुनौतियों का जब प्रत्यक्ष अनुभव होता है बचपन में, तो धीरे धीरे इनका मानसिक तौर पे हम कह सकते हैं कि उन समस्याओं के प्रति ये तैयार होते हैं। इनके मन में एक भाव जगता है कि इन समस्याओं से कैसे निजात पाया जा सकता है। आपको बता दें कि उस समय वो दौर था जब औपनिवेशिक शक्ति के अधीन थे। भारत के ऊपर जो औपनिवेशिक शक्तियां थी वो शासन कर रही थी और उनकी जो भूमि राजस्व व्यवस्थाएं थी, विशेष तौर पर 1793 से ही जो परमानेंट सेटलमेंट है, 1793 से ही, इसके तहत क्या हुआ था, जो आदिवासियों की जो अपनी भूमि पर जो कृषि करने की जो व्यवस्थाएं थी उन पर प्रहार किया गया था। जैसे खूंट कट्टी जो प्रथा थी जिसमें सामूहिक स्वामित्व होता था, उस पर प्रहार किया गया था। और यहां पर परमानेंट सेटलमेंट के तहत जो जमींदार हैं उनको ज्यादा पावरफुल बनाया गया था। इस तरह से लगान की राशि एक बैक एक बहुत बढ़ा दी गई थी। वनों का अतिक्रमण किया जा रहा था। इस तरह से जो आर्थिक चोट की जा रही थी, जिससे प्रत्यक्ष तौर पर जो आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समुदाय बाहरी लोगों को दीकू कहते थे, यानी कि बाहर से जो लोग उनके यहाँ इंटरफियर करते थे वो अपनी संस्कृति में, वो अपने एग्रीकल्चर में किसी तरह के बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर औपनिवेशिक शक्तियों के दौर में यह कार्य किया जा रहा था, जिसको कि बिरसा मुंडा बचपन से ही देख रहे थे। बचपन में इनका नाम दाऊद मुंडा था और शुरुआत में आप देखेंगे बचपन में इनका नाम क्या था, दाऊद मुंडा था। और शुरुआत में ये आप देखेंगे कि इनका जो परिवार था 1886 के आसपास, ईसाई धर्म भी इनके पिता ने स्वीकार किया था। बाद में ये ईसाई धर्म से विमुक्त हो गए थे। शुरुआत में इनका आकर्षण जरूर था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सत्य को जानने के साथ साथ इनका उससे दुराव बढ़ता गया। अगर हम बात कर लें तो खुद जब ये जागरूक हुए, जब इनकी समझ विकसित होने लगी, प्रत्यक्ष अनुभव होने लगे, तो उसके बाद बिरसाइत संप्रदाय की इन्होंने खुद स्थापना की। एक नाम था उसका, क्या नाम था, बिरसाइत संप्रदाय की इन्होंने खुद स्थापना की थी। और इसके तहत इन्होंने जो भी जनजातीय संस्कृति है उसका संरक्षण कैसे हो सके, जनजातीय लोगों को एकजुट कैसे किया जा सके, इन सारी चीजों का, और विशेष तौर पर उस समय एक परिपाटी चल रही थी धर्मांतरण की, तो कैसे औपनिवेशिक शक्तियों के जो धर्मांतरण का चक्र है उससे जनजातीय समुदाय को मुक्त किया जाए, उसके खिलाफ इन्होंने आदिवासी पहचान को संरक्षित कैसे रखा जाए, उसके खिलाफ इन्होंने धीरे धीरे लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया था। यानी कि जनजातीय परंपरा का संरक्षण भी हो, साथ साथ सुधारवादी जो बातें हैं उन पर भी विचार हो, इन दोनों के संतुलन को कैसे बनाकर रखा जाए। साथ ही साथ एक देववाद, एकेश्वरवाद की पद्धति के तहत लोगों को संगठित किया जा सके, इसीलिए सिंह बोंगा नाम के जो देवता थे उनकी पूजा भी इन्होंने शुरू की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शुरुआती दौर से ही अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर ये लोगों को संगठित करने लगे और औपनिवेशिक शक्तियों का सामना करने के लिए उन्होंने संगठन पर बल दिया और कहा कि जो मुंडा और उरांव जो जनजातियां थी, जिसमें कि वो उरांव जनजाति कई जगह फैली हुई भी थी, जैसे वर्तमान में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन क्षेत्रों में, तो उन सबको इन्होंने क्या किया, संगठित करने का काम किया और औपनिवेशिक मिशनरी के नियंत्रण के खिलाफ इनको एकजुट करने का काम किया। 18 अगर हम देखें 86 से लेकर 90 तक, यानी कि 1886 से 90 तक का जो समय था, झारखंड के चाईबासा में एक आंदोलन चल रहा था। कहां से, समय याद रखिएगा, 1886 से 1890 के समय में झारखंड में ही एक जगह थी चाईबासा, वहां पर क्या चल रहा था, एक आंदोलन चल रहा था जिसको सरदार का आंदोलन कहते हैं। तो इस सरदार आंदोलन से ये काफी प्रभावित हुए थे और इसी आंदोलन से प्रभावित होने के बाद जो औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ इनको ज्यादा ताकत मिली,
सरदारों के आंदोलन से ही प्रभावित होने के बाद कि भूमि और संस्कृति की रक्षा करना जरूरी है। 1899 में आप देखेंगे इनका बड़ा ही फेमस जिसको महान विद्रोह कहा जाता है, उल गुलान। याद रखिएगा 1899 में जो उल गुलान का विद्रोह है, ये महान विद्रोह इसको कहा जाता है। उल गुलान का मतलब ही होता है महान विद्रोह। ये इनके द्वारा किया जाता है, इनके नेतृत्व में। और इसमें मुख्य रूप से क्या बात थी, तो उल गुलान जो था, महान विद्रोह जो था, उसमें स्वशासित आदिवासी जो राज है उसकी स्थापना की बात करते हैं, यानी कि बिरसा राज की बात करते हैं। और यहां से वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति के तहत भी अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब याद रखिएगा, इन तमाम विद्रोहों का नेतृत्व करते हुए बिरसा मुंडा अंत में 1900 इसमें क्या होता है कि ये इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेसिकली ये जामकोपाई जो जंगल है, उस जंगल में अपने साथियों के साथ, जो गुरिल्ला जामकोपाई जंगल में जो गुरिल्ला साथी इनके संग रहते थे, उनके साथ गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में इनको रखा गया। और रांची जेल में ही रहस्यमयी परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनके द्वारा जो किए गए आंदोलन हैं, कई लोग कहते हैं कि हैजा से मृत्यु हो गई थी, लेकिन ये पुष्ट नहीं है चीजें। तो रहस्यमयी परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम ही ये हुआ था कि आगे चल के आप देखेंगे कि 1908 में जो काश्तकारी अधिनियम है वो पारित हो जाता है। बेत बेगारी पर प्रतिबंध लगता है, यानी जबरन जो बेगार कराया जा रहा था, बधुआ मजदूर बनाया जा रहा था, उस पर प्रतिबंध लग जाता है। और आगे चल के खूंट कट्टी जो अधिकार है उनको मान्यता मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी जो परिणाम आगे चलकर दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं उसके प्रति जो जनजातीय गर्व, जनजातीय अधिकारों को संरक्षित करते हुए, लोगों को संगठित करते हुए जो एक नेतृत्व प्रदान किया बिरसा मुंडा जी ने, भगवान बिरसा मुंडा ने, उसी का ये परिणाम दिखाई देता है। तो आप समझ गए होंगे कि बिरसा मुंडा कौन थे। भारत में तमाम जो प्रमुख जनजातीय विद्रोह हैं, एक नजर आप उस पर भी डाल लीजिएगा। प्रतीकात्मक रूप से, संकेतात्मक रूप से आपके सामने कुछ विद्रोह के लिए ये चार्ट हम लेकर आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे यहां पर पहाड़िया विद्रोह हुआ राजमहल की पहाड़ियों में 1778 में, चुआर विद्रोह हुआ 1798 में, उरांव और मुंडा तमाड़ विद्रोह जिसको कहते हैं छोटा नागपुर के क्षेत्र में, ये कई पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है 1798 में, 1914-15 में भी। इसके अलावा हो और मुंडा विद्रोह सिंहभूम हुआ और रांची में 1820 से 37, 1890 में, जिससे बिरसा मुंडा जी 1890 के दौर में इससे जुड़े भी थे। इसके अलावा अहोम, खासी, कोल, संथाल, खोंड, कोया, भील और गोंड, ये तमाम विद्रोह हैं जिसकी यहाँ पर आपको डिटेल्स दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार परीक्षा के लिहाज से ये प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं, तो एक बार एक सरसरी निगाह इस पर आप जरूर मार लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अब आपको जिम्मेदारी देते हैं इसका जवाब देने की। आज का प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं कि बिरसाइत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। विकल्प आपके सामने है, सीदो कान्हू, जनरल क्लाइव, बिरसा मुंडा या ताना भगत। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।